दिशा इराइज क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एकेडमी सेशन में क्लास 10वीं के पाठ 10वीं पाठ का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज इसमें व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात, व्रत के बारे में थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारियाँ जो होती है उनको हम देखते हैं। जैसे अगर कोई व्रत है, जैसे कोई व्रत है, सबसे पहले हम इसके बहिर्भाग और अंदर वाली भाग की बात करते हैं। जो व्रत के अंदर स्थित होंगे वो अभ्यंतर कहलाएंगे और जो व्रत के बाहर स्थित होंगे उसे बहिर्भाग कहा जाता है। जैसे ये व्रत के अंदर है, ये पॉइंट व्रत का केंद्र ओ, ये कहलाता है व्रत का केंद्र ओ, जहां से जो परिधि की दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। यह व्रत का केंद्र कहलाता है और यह व्रत के अभ्यंतर में स्थित होता है, इसको अभ्यंतर भाग कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभ्यंतर भाग में, और ये होता है व्रत का बहिर्भाग। जैसे व्रत के बाहर कोई स्थित कोई बिंदु है वो व्रत का बहिर्भाग कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, व्रत की ये कहलाती केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी व्रत में त्रिज्या क्या होती है, किसी भी व्रत की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है किसी भी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। फिर हम बात करते हैं इसमें व्रत का व्यास क्या होता है। व्रत का व्यास व्रत की त्रिज्या की दो गुनी होती है। जैसे हम बात करें ये जो कहलाता है, यह व्रत का व्यास का, ये पॉइंट ए बी अपन ने दिखाया है यहाँ पर, वह व्रत का व्यास कहलाएगा। अब व्रत के व्यास के बाद में बात करते हैं, त्रिज्या हो गई, व्यास हो गई। अब अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं व्रत के स्पर्श रेखा की बात करते हैं, जहां से अपना ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी व्रत को बनाते हैं तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी व्रत को किसी बिंदु पे स्पर्श करते हुए निकल जाए, वह व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन अगर हम यहाँ से खींच रहे हैं, तो यह बिंदु ए पर, और यह व्रत का केंद्र ओ है, यह बिंदु ए पर क्या करती है, व्रत को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, तो यह व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब स्पर्श रेखा के बारे में हम अगर जानकारी करते हैं तो व्रत पर बहुत सारे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अगर हम किसी व्रत की बात कर रहे हैं तो। जैसे ये व्रत है, अब व्रत अनेक बिंदुओं का एक समूह है, तो हम क्या करते हैं कि हर व्रत पे हर पॉइंट से, जितने भी पॉइंट है वहां से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है, ये सारी स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये भी कंसिडर हो सकता है कि एक व्रत पर एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा व्रत है। अब व्रत पे हमें स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचनी है। ये एक स्पर्श रेखा है, यहां से एक स्पर्श रेखा निकल जाएगी, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से निकल जाएगी, वो एक ही बिंदु पे कंसीडर होती है। तो एक बिंदु पर व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे व्रत की स्पर्श रेखा के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, वो आएगा व्रत की छेदक रेखा। अच्छा, व्रत की छेदक रेखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? अगर हम व्रत की छेदक रेखा की बात करें तो व्रत की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, वो हमारी व्रत की क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां तक क्लियर है? चलो, तो हम बात करते हैं व्रत की छेदक रेखा की। तो ये एक व्रत है, व्रत को अगर किसी भी दो बिंदुओं पर कोई बिंदु प्रतिच्छेदित करती है तो वह व्रत की क्या कहलाती है, छेदक रेखा। ये जिसने व्रत को दो बिंदुओं पर छेद किया, ए और बी, यह व्रत की छेदक रेखा। अब छेदक रेखा के बारे में हमें क्या पता है भाई, छेदक रेखा व्रत को दो भागों में बांटती है, तो हो सकता है एक भाग छोटा हो और एक भाग क्या हो, बड़ा हो। व्रत की छेदक रेखा के बारे में हमें इतना पता है। तो अब जब हमें ये पता है कि यह व्रत को दो भागों में बांटती है, तो इसका मतलब सर ये व्यास भी तो व्रत को दो भागों में बांटता है, यस और नो? तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। भाई हमें ये भी तो पता है व्रत की जो व्यास होती है वो भी तो उसको दो भागों में बांटती है सर। तो जब हमें ये मालूम है कि व्रत का व्यास व्रत को दो भागों में बांटता है, तो अब ये लो, ये व्रत का व्यास है जो व्रत को दो भागों में बांटता है। अब ये भी एक पॉइंट है, ये हम व्रत का व्यास ए बी कह दिया इसको हमने, ठीक है, यह व्रत को दो भागों में बांटता है। अच्छा ये सर, ये सी डी भी तो दो भागों में बांटता है, बिल्कुल दो भागों में बांटता है। एक भाग ऊपर अपर पार्ट और ये वाला अपना हो गया नीचे वाला पार्ट, सी डी। उसके वाला सर अगर मैं यहां से डी खींच दूं तो, सॉरी हमने डी ले लिया है तो हम इसको ई और एफ कंसीडर कर देते हैं। सर ई एफ भी तो व्रत को दो भागों में बांटता है, बिल्कुल व्रत को दो भागों में बांटता है। बट यहां पे सर थ्योरी क्या निकल के आई इससे, सर आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं?
मैं बताना आपको यह चाहता हूं कि वृत्त की व्यास जो है ना, वृत्त की सबसे बड़ी छेदक रेखा कहलाती है। इससे बड़ी रेखा नहीं हो सकती है। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर है? और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अच्छा सर ये जीवा क्या, ये जीवा वर्ड आपने क्या लिया है? अरे भाई ये जो वृत्त को जो प्रच्छेदित कर रहा है ना, ये जो है ना, ये पॉइंट, इसी को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अच्छा सर तो ये भी जीवा है? बिल्कुल ये जीवा है। तो सर इसके बारे में पॉइंट क्या निकल के आया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो जीवा है ना, वो वृत्त को कितने भागों में आती है? 2 भागों में, जिसे हम आगे जाके वृत्त के क्षेत्रफल में पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे वृत्तखंड, जिसे हम लघु भी कह सकते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। और ये जो पॉइंट बच गया, ये जो अपना एरिया बच गया, ये जो क्षेत्रफल वाला पार्ट बच गया, इसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया दोस्तों यहां तक? चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सर ये तो हो गया, चलिए ठीक है सर। अगर सर अब हम अगर इस पे आप जो स्पर्श रेखा बताया उस पे अगर हम केंद्र से लाइन खींचे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स फर्क पड़ेंगे। तो अब हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो ध्यान रखिए। ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त के क्या हो गए? स्पर्श रेखा। और ये वृत्त की क्या है? केंद्र है। अच्छा सर अगर मैं केंद्र से यहां पे इस लाइन को खींच लूं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इस लाइन को खींच लिया, ले लिया मैंने, ए ले लिया, बी ले लिया। सर मैंने इस लाइन को भी खींच लिया, ठीक है, सी लिया। सर मैंने ऐसी लाइन एक खींच ली, डी, ये लाइन ले लिया सर मैंने, ई, और ये वाली लाइन भी ले ली सर मैंने, ये कहलाएगा एफ। मतलब ठीक है भाई। तो सर इससे कंसीडर क्या निकलता है? निकलता क्या है? तो आपको पता है कि जो दूरी होती है वो किसी भी पॉइंट की न्यूनतम होनी चाहिए, किसी भी बिंदु से वह क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। तो वह उसकी क्या कहलाती है? लंबवत दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी बिंदु से एक बिंदु की न्यूनतम दूरी जो है वो हमारे लिए लंबवत का काम करती है। वो पॉइंट क्या कहलाती है? लंबवत कहलाती है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? तो अब सर तो लंबवत दूरी कौन सी होगी? तो आपको पता है अगर आप मेजरमेंट करोगे तो हमें पता है कि ओडी, अब हमें यहां पे दिख रहा है कि भाई ओ ए जो है ये बड़ा है किससे? ओडी से। सही है क्या? चल एक बार बताओ सर, ये भी तो कह सकते हैं कि ओ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओडी, बड़ा है। अच्छा ओके, तो सर ये तो हो गया अपने पास में। सर ये भी तो कह सकते हैं कि ओ सी बड़ा है किससे? ओडी से। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। सर ये नहीं कह सकते क्या कि ओडी छोटा है ओई से? हाँ बिल्कुल सही, छोटा है भाई। ओई जो है ओडी से क्या है? छोटा है। और उसके बाद ये भी कह सकते हैं हम कि ओ एफ छोटा, सॉरी ओ एफ, हम ये कह सकते हैं कि ओडी छोटा है किससे? ओ एफ से। और यहां पर ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहां पे हम कर सकते हैं कि ओडी छोटा है ओई से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं तो भाई निकल के क्या आया सर? कंसीडर क्या निकल के आया? तो कंसीडर हम यही कर सकते हैं कि जो ओ से डी के बीच में, मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या की बीच की दूरी जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? लंबवत दूरी। और सर लंबवत, अच्छा लंबवत के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी रेखा पे, एक रेखा से दूसरी रेखा पे जब लंब डाला जाता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सर पॉइंट क्या निकल के आया? तो पॉइंट यह निकल के आया दोस्तों कि जब हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और जब हम यहां से केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हैं तो यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यह पॉइंट हमारे यहां पे निकल के आया है। क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक? अब हम बात करते हैं यहां पे, ध्यान से सुनने। ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। तो फिर जब ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए तो हम अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में हम कंसीडर करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट में, अब 10.2 के थ्योरेटिकल पार्ट को 10.1 को करने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जैसे दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब पूछा जाए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अभी डिस्कस किया था कि जब हम
यहाँ पर हर एक बिंदु से, हर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। तो अब हमें यह भी पता है वृत्त अनेक बिंदुओं का समुच्चय है। जब हमें ये मालूम है तो हम कहेंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे हम यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, उसके अलावा इस पॉइंट से खींच सकते हैं, हम यहां से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और इस पॉइंट से भी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो वृत्त की जितनी बिंदुएं हैं उन सभी से हम स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है। इसीलिए कहा जाती है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है, मतलब खाली जगहों को भरना है हमें इसमें। अब इसमें कहा गया क्या है उसकी बात करते हैं। भाई हमें कहा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर छेद करती है। भाई हमें पता है स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था इस चीज को कि भाई एक बिंदु पर हमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा, और वृत्त को वह कितने बिंदुओं पे टच करेगी या प्रछेद करेगी, तो एक बिंदुओं पर। मतलब हम ये कह सकते हैं यह एक बिंदु वह बिंदु है जहां पर वृत्त क्या करती है, जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को क्या करती है, प्रछेदित करती है। अब यहां से दूसरा पॉइंट अपना निकल के आया, वृत्त की दो बिंदुओं पर छेदित करने वाली रेखा को बताओ दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको कि जब वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी पढ़ा था उसमें कंसिडर किया गया है कि भाई वृत्त की जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है वो क्या होती है, कौन सी रेखा, छेदक रेखा होती है। अब हमें यहाँ पे देखना यह है छेदक रेखा होती क्या है। तो देखो दोस्तों, ये वृत्त है और ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा है। यही तो है भाई, वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदित करेंगी तो इसे क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर। अच्छा बेटा ये भी क्वेश्चन है कि भाई एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। तो हमें पता है भाई, क्या पता है हमें, जब हम किसी भी चीज का डायग्राम दिखाते हैं, हम बनाते हैं, तो अब सभी एक बार ध्यान देना। यहाँ पे ये वृत्त है, अब कह रही भाई समांतर रेखा। अच्छा समांतर रेखा होती क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। समांतर रेखा वह रेखा होती है जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित ना करें, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा वह रेखा होती है जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करे। बाकी आप सभी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, आपको मालूम होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ी भी होगी कि ये दो समांतर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये वह छेदक रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है जो समांतर रेखाओं को दो बिंदु पर छेदित करती हैं। अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो होती है वो संगत कोण होते हैं और इसे हम एकांतर अंतः कोण से भी दिखाते हैं, और ये वाला कोण इस कोण के बाहर बराबर होता है, इसे हम एकांतर बाह्य कोण भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ ली है। तो अब हमें पता है भाई समांतर रेखा, सर समांतर खींचना है हमें और वो भी स्पर्श होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है सर मैंने ये खींच दिया एक स्पर्श रेखा। सर मैं अगर यहां से स्पर्श रेखा खींचूं, ओके, क्या दिख रहा है हमें कि ये तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रही है, मतलब ये समांतर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं इस पॉइंट के जस्ट सामने एक पॉइंट लूं और यहां से समांतर खींचूं तो ओके सर, मतलब यही दो रेखा है जो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। जैसे ये ए और बी है, ये सी और डी है, ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। इन्हें ही हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहते हैं। अच्छा मतलब सर इसको हम कहीं भी बढ़ाएं, अनंत तक बढ़ाएं, बिल्कुल आप कहीं तक लेके जाओ, कहीं भी बढ़ाओ इसको, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, वही क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं समांतर रेखा। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सर तीसरा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है सर तीसरा क्यों नहीं हो सकता, ये लो मैंने अगर यहां से मान लो समांतर रेखा खींच दिया, ये स्पर्श रेखा खींची, भाई मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या ये इसको प्रतिच्छेदित करेगी क्या, इस बिंदु पे, ये पॉइंट सी है अपना, इसको प्रतिच्छेदित करिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि समांतर रेखा तो कभी प्रतिच्छेदित करती नहीं है, मतलब ये वाला अपने समांतर इसके नहीं होगा, तो समांतर कौन होगा, ए बी किसके समांतर है दोस्तों, सी डी के समांतर है।
यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कहा जाता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु। अच्छा, वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ये वृत्त ले लिया अपन ने, ठीक है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिया जो एक बिंदु पे टच करते हुए जा रही है। तो सर इसका नाम तो होगा, ये परिच्छेदित कर, इसका नाम तो होगा। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया? स्पर्श बिंदु। अच्छा, स्पर्श बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श करते हुए, छूते हुए निकल गया, उस पॉइंट को छूते हुए निकल गया, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों को। चलो अब आगे अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। अब सर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो देखिए सर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर की लंबाई। या तो सर कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? भाई बताना क्या चाहता है? तो क्वेश्चन बताना ये चाहता है दोस्तों कि भाई पहले तो आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करो। आप पहले रचना करो, मतलब रचना से मतलब ये क्या, एक बनाओ डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना लो, चाहे एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ कि जिसकी वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या है जिसकी कितनी है भाई? ये वृत्त है जिसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये लो, ये ले लिया मैंने यहाँ से, ये O है और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सर दूसरा चीज, भाई दूसरा क्या कहा गया है? ध्यान सुनते हैं। वृत्त के, तो एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र से जाने वाली एक रेखा PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है। अब यहां पर होना चाहिए PQ। स्पर्श रेखा कौन है? PQ है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों। तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अच्छा, एक स्पर्श रेखा ले लिया मैंने PQ, ये बिंदु P है, यहां से एक स्पर्श रेखा ले लिया मैंने दोस्तों यहाँ पे PQ, ये P और Q स्पर्श रेखा। अच्छा, हमें मालूम है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये हमें मालूम है, हमें अच्छे से मालूम है। और उसके बाद में ये इस O को मिला दिया गया। तो अब ये PO हो गया कि यही तो पूछा गया दोस्तों, PQ की लंबाई पूछी गई दोस्तों। मतलब ये है कि हमारे पास में OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों डायग्राम ऐसा नहीं होकर हम इस प्रकार से डायग्राम को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे Q ले सकते हैं, यहाँ पे P ले सकते हैं। OQ हमारे पास में दिया गया है 12 सेंटीमीटर, PO अपने पास में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पूछा गया है PQ की लंबाई, PQ की लंबाई पूछी गई है, इसको हमने x मान लिया। अभी आप याद करो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था और क्या सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब हमें ये मालूम है तो अब हमें ये भी मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। पढ़ा है सबने दोस्तों? ये अपना लंब हो गया और ये अपना क्या हो गया? आधार। तो सर क्या निकल के कहना क्या चाहते हैं आप? भाई मैं कहना चाहता हूं कि जब भी समकोण त्रिभुज बने या किसी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज दिखे तो आपको तो याद होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब आप यहाँ पे कंसिडर कर लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप याद कर लो दोस्तों। अब जब हमें याद है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो कर्ण की वैल्यू है क्या यहाँ पे हमारे पास दोस्तों? 12। तो हमने ले लिया यहाँ पे 12 का स्क्वायर ले लिया दोस्तों हमने। उसके बाद में हमने ले लिया लंब। लंब क्या, अब 5 मान ले रहे हैं हम यहाँ पे दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पर? PQ, जिसे हम कहेंगे x का स्क्वायर। अब दोस्तों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देने। 12 का स्क्वायर दोस्तों, 12 का स्क्वायर आपको याद कर लेना 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144।
44। अब हमें पता है यहाँ पे दोस्तों 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25। हमने यहाँ पे लिखा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या है दोस्तों x का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं, प्लस का 25 इक्वल के इधर मतलब बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर जब हम करते हैं तो प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है माइनस में। तो आप लिखोगे यहां पर 144 माइनस 25 बराबर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। सही आएगा दोस्तों। जब हम इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो 119 प्राप्त होगा दोस्तों, बराबर क्या हो गया एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर का भी जब हम पक्षांतरण करते हैं दोस्तों तो हमें याद होना चाहिए साइन प्लस और माइनस दोनों ही लेके आएगा। तो x बराबर हो जाएगा अपने पास में प्लस माइनस अंडर रूट 119। लेकिन दोस्तों x है क्या, x लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जब हमें यह मालूम है ऋणात्मक नहीं होंगी तो मतलब हम x को क्या लेंगे अंडर रूट 119, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर। हमें देखो दोस्तों ध्यान से देखें हम, ये एक वृत्त है दोस्तों। अब कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, एक कोई रेखा दी गई है हमें दोस्तों, ये हमने कोई दी गई रेखा ले ली है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं यहां ले, हम चाहे तो यहां भी ले सकते हैं। यह रेखा दी गई है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि इस रेखा के समांतर, अच्छा रेखा के समांतर रेखा खींचनी है हमें। ये लो दोस्तों, अगर इसके समांतर लिखेंगे तो ये लिया हमने समांतर रेखा खींच लिया। और क्या कहा गया है, दो रेखाएं खींचिए जो उनके एक स्पर्श रेखा हो। तो हम यहां से एक पॉइंट लगाते हुए इसके समांतर एक स्पर्श रेखा हम यहां पर खींच देंगे। ये हो गया हमारी दी गई रेखा के समांतर एक रेखा, और उसी के समांतर एक कौन सी रेखा खींच दी अपन ने, स्पर्श रेखा। ये हो गई समांतर रेखा और ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 10.1 जो है वो पूरा होता है। इसके बाद हम सबसे पहले 10.2 की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके जो हैं वो क्वेश्चंस पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। धन्यवाद।